हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेरिकॉन्ट्राइटिस की, जो कि एक्सटर्नल ईयर का ही एक डिजीज़ है। इससे पहले हमने फरंक्लोसिस ऑफ ईयर पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर में भी अगर हम बात करें पिन्ना की, पिन्ना क्या है, जो हमें ईयर का वह पार्ट जो हम बाहर से हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। तो जो पिन्ना होता है, पिन्ना का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, मतलब कार्टिलेज से बना होता है। अगर इसको ऊपर का जो पार्ट होता है, अगर इसको आप टच करेंगे तो आपको हार्ड फीलिंग आएगी, जो कि बोन नहीं होता, जो कि कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो नीचे का पार्ट है, इसको लोब्यूल कहते हैं। यहीं पे लोग ईयर पियर्सिंग मैक्सिमम कराते हैं, क्योंकि इसमें फैट होता है, तो ये सेफ़ होता है ईयर पियर्सिंग के लिए। और ऊपर कार्टिलेज होता है, तो कभी कभी क्या होता है, ईयर पियर्सिंग कराते समय जो है, अगर वो कंटामिनेशन फ्री नहीं है जिसके द्वारा करा रहे हैं, तो कभी कभी ईयर पियर्सिंग के द्वारा भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से क्या जाता है, पेरिकॉन्ट्राइटिस हो सकता है। और भी कारण इसके होते हैं। तो पेरिकॉन्ड्राइटिस सबसे पहले समझते हैं ये क्या। तो कॉन्ट्रा जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कार्टिलेज, और पेरी का मतलब होता है बाहर, मतलब कार्टिलेज के बाहर का जो जो टिश्यू है, अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसी को पेरिकॉन्ट्राइटिस कहते हैं। और ये जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम बेसिकली क्या करता है, जो कार्टिलेज है उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं कार्टिलेज को ड्रा करूँ, मान लो ये कार्टिलेज है, और ये किससे कवर होता है, ये पेरिकॉन्ड्रियम से कवर है। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन आ जा रहा है, तो पेरिकॉन्डियम का काम क्या होता है, पेरिकॉन्डियम जो है कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई कराती है और न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कराती है। बाकी जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने का भी काम करती है। लेकिन जब पेरिकॉन्डियम इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, और कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से अगर ये लंबे समय तक बना रहा तो इससे नेक्रोसिस भी हो जाती है। और उसी की वजह से क्या हो जाता है, कॉलीफ्लावर ईयर भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके कॉज की, तो इसके बहुत सारे कॉज हैं। जैसे कि ये बर्न से हो सकता है, अगर कोई इंसान लंबे समय से फ़ोन से बात कर रहा है कान से लगाकर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन, रेडनेस हमें देखने को मिलती है। या फिर अगर इंसेक्ट के द्वारा भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है, अगर इंसेक्ट बाइट कर दिया। या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग अपना कान साफ करते हैं किसी मतलब शार्प चीज़ से, तो उससे भी डैमेज हो सकता है। तो उसकी वजह से भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है ईयर के अंदर, और कार्टिलेज में जाके इन्फेक्शन करा सकता है। बाकी जो इसके मेन जो अदर काजेज हैं, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी हो सकता है। जैसे कि इसमें हीमाटोमा आता है, लेसरेशन, कट लग गया, कि सर्जिकल इंसीजन के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हीमाटोमा क्या है, हीमाटोमा बेसिकली क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है। ब्लड का कलेक्शन होता है किसके बीच में, कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के बीच में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, उसी को हीमाटोमा कहते हैं। और ये मोस्टली हमें देखा जाता है किसमें, बॉक्सर्स में, इसीलिए उसको बॉक्सर्स ईयर या फिर कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं। जिसमें हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। नॉर्मली ये तुम्हारा ये कार्टिलेज है, ठीक, कार्टिलेज, और ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है पेरिकॉन्डियम। तो कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम के बीच में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, तो उसी उसी को क्या कहते हैं, हीमाटोमा ऑरिस या फिर कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं। कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बाकी तुम्हारा जो है ये फाइटर का एक दिखाया गया है, उसमें भी देखो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो देखो इसमें तुम्हारा जो है, जो कार्टिलेजिनस पार्ट है पिन्ना का, बस वही इन्वॉल्व है, और लोब्यूल तुम्हारा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि लोब्यूल में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए लोब्यूल इन्वॉल्व नहीं होता। इसीलिए इसको पेरिकॉन्ट्राइटिस कहा गया है। बाकी सेलुलाइटिस में क्या होता है, सेलुलाइटिस में लोब्यूल भी इन्वॉल्व होता है। अगर सेलुलाइटिस दिया गया है, इसका मतलब पूरा ईयर पिन्ना इन्वॉल्व है। अगर तुम्हारा पेरिकॉन्ट्राइटिस है, तो बस वही स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। बेसिकली एक स्किन का ही इन्फेक्शन इसको कह सकते हैं। और इन्फेक्शन जो है दूसरी जगह से भी हो सकता है। जैसे किसी को अगर डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर फरंकल है, कहाँ का, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स का, क्योंकि जो लेटरल 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ईयर का, वहीं पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर का ही इन्फेक्शन है, फरंकल। बाकी आप लेक्चर में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ है। और जो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या है, देखो अगर तुम्हारा पिन्ना में
अगर पिन्ना में कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिकॉन्ट्राइटिस कह रहे हैं। वहीं पे अगर तुम्हारा जो है मिएटस में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको फरंकल कहते हैं। लेकिन अगर पिन्ना और मिएटस दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। और डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ अगर नेक्रोसिस भी प्रेजेंट है तो उसको मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। ये किसी और लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन जो है हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है, इसका पेरिकॉन्ट्राइटिस का ये कॉज है। अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसमें दो मेन कॉजेटिव एजेंट होता है, एक स्यूडोमोनास एरेगोनेसा होता है और एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो जो मेजर पैथोजन पेरिकॉन्ट्राइटिस का यही है, स्यूडोमोनास एरेगोनेसा। लेकिन जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है इसकी में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यही कराता है। तो हम ऐसा एंटीबायोटिक देंगे जो इन दोनों को किल कर सके। अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में अगर किसी को स्टार्टिंग फेज़ है तो उसमें हमें जो पिन्ना है वो रेड इन्फ्लेम्ड मिलेगा और टेंडरनेस रहेगा, मतलब हमें टच करने पे वहाँ पे बहुत दर्द फील होता है। लेकिन तुम्हारा जो ईयर लोब्यूल है, ईयर लोब्यूल इन्वॉल्व नहीं रहता इसमें। और बाद की स्टेज में क्या होता है, एब्सेस या कहीं पस का फार्मेशन हो जाता है किसके बीच में, कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिकॉन्डियम जो कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई कर रहा था वो ब्लड सप्लाई जो डिक्रीज कर जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, कार्टिलेज को ब्लड और ना मिलने की वजह से उसकी नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉलीफ्लावर ईयर हो जाता है। तो ईयर हमारा कॉलीफ्लावर की शेप में दिखता है, इसलिए इसको कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं। शुरू में क्या रहता है, पस नहीं रहता, बस रेड और इन्फ्लेम्ड रहता है। पर धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो वो लेटर स्टेज में क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है। देखो ये कंटेमिनेटेड ईयर पियर्सिंग की वजह से भी ये देखो पेरिकॉन्डाइटिस सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए कभी भी हमें ईयर पियर्सिंग जो है ईयर के कार्टिलेजिनस पार्ट में नहीं करवाना चाहिए। कभी भी ईयर पियर्सिंग कराएं तो लोब्यूलर पार्ट में ईयर लोब्यूल में करवाना चाहिए, जहाँ भी केवल फैट होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में हम केवल सिस्टमिक एंटीबायोटिक देते हैं और लोकल एप्लीकेशन करते हैं, 4% एल्युमिनियम एसीटेट कंप्रेस करते हैं। अगर एब्सेस बन गया है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसीजन और ड्रेनेज करते हैं। तो इंसीजन करके हम क्या करते हैं, जो भी पस वहाँ पे इकट्ठा हो गया उसको निकाल लेते हैं और उसको कल्चर के लिए भेजते हैं और सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर पस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अगर अर्ली स्टेज में है, तब हम इंसीजन नहीं करेंगे, क्योंकि इंसीजन करने से क्या होता है, इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकता है। अगर पस है तभी इंसीजन करना चाहिए। तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में। बाकी तुम्हारा चोट से भी लग सकता है, मतलब कट बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल भी कट हो सकता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है। और ये जो तुम्हारा दिखाया गया है ये लेट स्टेज का पिन्ना दिखाया गया है जिसमें कि तुम्हारा पस फॉर्मेशन भी हो गया है। बाकी तुम्हारा हीमेटोमा ऑरिस है जिसको कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं। देखो हीमेटोमा ऑरिस और पेरिकॉन्ड्राइटिस दोनों में हल्का सा अंतर है। पेरिकॉन्ड्राइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज है और पेरिकॉन्ड्रियम इसके बीच में क्या होता है, एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, एब्सेस बन जाता है। लेकिन हीमेटोमा ऑरिस में क्या होता है, कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के बीच में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पिन्ना है वो कॉलीफ्लावर की तरह दिखता है। ये कॉलीफ्लावर की तरह दिखता है इसलिए इसको कॉलीफ्लावर ईयर या हीमेटोमा ऑरिस कहते हैं, जबकि पेरिकॉन्ड्राइटिस में एब्सेस रहता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।